हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन आरडीबी क्लासेस प्रैक्टिकल सेशंस। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जीएसटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर, जिसमें कि मेरा डिस्कशन आपके साथ चल रहा था क्यूआरएमपी पर, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसको मैंने दो सेशंस में डिवाइड किया हुआ था। एक सेशन ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा चुका है, जिसमें मैंने क्वार्टरली रिटर्न वाले फेज को आप लोगों के साथ कनेक्ट किया था। क्वार्टरली रिटर्न को अगर मैं क्विकली रिवाइज करूं तो मैंने उसमें ये बताया था कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर यही टर्नओवर 1.5 करोड़ मेंशन है, तो वो लोग ऑप्शनल स्कीम के तहत क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। एंड अगर वो क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो उनको अपनी जीएसटी R1 और जीएसटी R3B हर महीने नहीं भरनी होती है, जबकि ये रिटर्न्स, दोनों ही रिटर्न्स वो क्वार्टर के बेसिस पर भरते हैं। अप्रैल मई जून की रिटर्न वो जुलाई में फाइल करते हैं। लेकिन क्योंकि वो अपनी रिटर्न क्वार्टरली भरेंगे, तो ऐसे में उन्होंने जो इनवॉइसेस रजिस्टर्ड पर्संस को इशू करे होंगे, जिसके बेसिस पर रजिस्टर्ड पर्सन अपना आईटीसी क्लेम करना चाहता है, तो उसके आईटीसी में डिले हो जाने की वजह से गवर्नमेंट ने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा आईएफएफ। आईएफएफ के अंदर बेसिकली सप्लायर को ये बोला जाता है कि जितने भी आपने B2B इनवॉइसेस इशू करे हैं, उन B2B इनवॉइसेस को आप हर महीने पोर्टल पर रिपोर्ट कर दीजिए और उसको फाइल कर दीजिए, जिससे कि आपके रेसिपिएंट को उसका आईटीसी प्रॉपरली मिलता रहे। अदरवाइज रेसिपिएंट विल हैव टू वेट फॉर अ 3 मंथ टू गेट एन आईटीसी। तो ये पूरी स्कीम क्वार्टरली रिटर्न के अंदर बना दी गई। ड्यू डेट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया आईएफएफ की जो ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 13th होती है। इस 13 तारीख होती है अगले महीने की। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अप्रैल महीने में जितने भी आपने B2B इनवॉइसेस इशू करे हैं, तो 13 मई तक आप उन B2B इनवॉइसेस को आप अपने आईएफएफ में रिपोर्ट कर देंगे। और 13 तारीख के बाद 14 तारीख, 15 तारीख, 14 तारीख ऑनवर्ड्स जो रेसिपिएंट होगा वो अपना 2B चेक करेगा, तो उसे उस 2B में उसका आईटीसी मिल जाएगा। ये हमने ड्यू डेट्स की देखी हुई थी बात। फिर ड्यू डेट के बाद हमने एक चीज और देखी थी कि अप्रैल का आईएफएफ 13 मई को भरा जाएगा, मई का आईएफएफ 13 जून को भरा जाएगा। लेकिन जब जून महीना आएगा, जून महीने की रिटर्न्स आएंगी, तो जून महीने के लिए आईएफएफ नहीं आएगा। वहां पर स्ट्रेट अवे आपको जीएसटी R1 देखने को मिलेगी। और R1 के अंदर वो सभी इनवॉइसेस जो आपने पिछले 2 महीने में B2B रिपोर्ट कर रखे होंगे, वो ऑटोमेटिकली वहां पर फैच हो जाएंगे। और जो जून महीने के नए B2B बिल होंगे वो आप एडिशनली वहां पर दिखा देंगे। अगर आपने पहले कभी अपना आईएफएफ नहीं भरा है, बाय एनी चांस अगर आप से मिस हो गया या आपने नहीं भरा जानबूझकर, वट एवर द रीजन, तो आप आईएफएफ नहीं भर पाएंगे। आईएफएफ आपका 13 तारीख को लॉक हो जाता है। इसका मतलब 14 तारीख को आप सोचे मैं आईएफएफ भर दूं, तो आप नहीं भर सकते हैं। फिर आपको अगले महीने का ही आईएफएफ भरने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर अगला महीना भी मिस हो जाता है तो उसके अगले महीने आप आईएफएफ दोबारा से फाइल, सॉरी, उसके अगले महीने आईएफएफ नहीं मिलेगा, उसके अगले महीने आपको जीएसटी R1 में ही उन बिलों को दिखाना पड़ेगा। और जो जीएसटी R1 की क्यूआरएमपी वालों के लिए ड्यू डेट रखी गई है वो अगेन 13 तारीख रखी गई है। देन इसके बाद फिर आप जीएसटी R3B फाइल करेंगे, विच इज ऑब्वियसली ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, उसका कोई मंथली वाला हिसाब नहीं है। एंड ये जो रिटर्न आप फाइल करेंगे 3B, विच इज एग्जैक्टली सेम फॉर अ मंथली वाला, मतलब जो मंथली वालों की है वैसे ही ये रिटर्न होगी। स्लाइटली बस ड्यू डेट में इन्होंने चेंज कर रखा है। जो कि एक मंथली फाइलर हर महीने की 20 तारीख को अपनी रिटर्न भरता है, तो क्यूआरएमपी वाले जो लोग हैं वो अपनी जीएसटी R3B 22 तारीख या 24 तारीख एज द केस मे बी के हिसाब से भरेंगे। तो मैंने बताया कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको 22 तारीख की ड्यू डेट दी गई है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको 24 तारीख की ड्यू डेट दे दी गई है। तो यहां पर आप अपने स्टेट के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपकी ड्यू डेट जीएसटी R3B के लिए क्या निकलने वाली है। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी। आइए आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हूं। आज के सेशन में हम बेसिकली दो चीजों पर फोकस करेंगे। एक तो प्रैक्टिकल पार्ट, मतलब जीएसटी पोर्टल पर ये कैसे काम करता है, क्यूआरएमपी कैसे ऑप्ट करना है, कैसे ऑप्ट आउट करना है, ऑप्शंस कहां पर दिखाई देता है। आईएफएफ तो ऑल्दो मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखाई दिया था।
और आज जो मेन बात हमें करनी है वो है मंथली पेमेंट। जो QRMP का आखिरी वाला हिस्सा है MP मंथली पेमेंट, इसके बारे में हम कुछ लीगल प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। हाउ द मंथली पेमेंट इज टू बी मेड एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मंथली पेमेंट। तो आइए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। देखिएगा दोस्तों, ये है QRMP स्कीम अंडर GST। QRMP स्कीम के बारे में अगर मैं क्विकली बताऊं तो QRMP स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है जो कि एवरी सप्लायर्स को मिल जाएगी। इसका मतलब कोई भी अगर सप्लायर है, चाहे वो सर्विसेज सप्लाई करता हो, चाहे गुड्स करता हो, चाहे दोनों ही चीजों की सप्लाई करता हो, उसको ये QRMP स्कीम दे दी जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि उसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। हालांकि GST पोर्टल पर इस लिमिट को 1.5 करोड़ करके मेंशन किया गया है, तो प्रैक्टिकली आप अगर मेरे से पूछेंगे तो 1.5 करोड़ इज द टर्नओवर which is to be considered for QRMP। देन इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कैसे आप QRMP ऑप्ट करते हैं और कैसे आप QRMP ऑप्ट आउट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको GST पोर्टल पर लेके चलूंगा। आज के आखिरी फेज में, आज के सेशन के आखिरी फेज में हम पोर्टल पर काम कर रहे होंगे, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कैसे आप QRMP के लिए ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन कर सकते हैं, इन केस अगर आप करना चाहते हैं तो। नाउ इसके बाद बात आती है QRMP GSTN वाइज होती है या पेन वाइज होती है। तो लेट मी जस्ट डिस्क्राइब यू द सिचुएशन, देन उसके बाद आपको क्लियर होगा। सर मान लीजिए एक पर्सन दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उसका दिल्ली में GST नंबर है। एक पर्सन हरियाणा में रजिस्टर्ड है, वही पर्सन उसका हरियाणा में भी GST रजिस्ट्रेशन है। क्या ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में वो QRMP ले ले और क्या ऐसा हो सकता है हरियाणा में वो मंथली ले ले? इसका मतलब एक ही व्यक्ति अलग अलग राज्यों में क्या अलग अलग ऑप्शंस ऑप्ट कर सकता है? एक जगह पर QRMP, दूसरी जगह पर मंथली और किसी तीसरी जगह पर QRMP। तो आंसर इज यस, ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो QRMP स्कीम है ना, ये कभी भी पैन नंबर से लिंक नहीं है, ये आपके GST नंबर से लिंक है। तो इसका मतलब एक राज्य का GST नंबर QRMP में चलेगा तो दूसरे किसी राज्य का GST नंबर हो सकता है मंथली में भी चल रहा हो और हो सकता है क्वार्टरली में भी चल रहा हो। तो ये तो टोटल आपके चॉइस पर डिपेंड करता है आप कैसे रखना चाहते हैं। इसी के साथ साथ एक सवाल और आता है, सर मान लीजिए मैंने Q1 QRMP में रख लिया, अब मेरा मन नहीं है कि मैं Q2 को QRMP में रखना चाहूं, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप ऑप्ट आउट करके बाहर आ सकते हैं। सर मेरा मन है कि मैं अप्रैल महीने की रिटर्न मंथली भर रहा हूं, मई की रिटर्न मंथली भर रहा हूं, जून की रिटर्न भी मंथली भर रहा हूं, लेकिन अब मेरा मन है कि मैं Q2 QRMP में चला जाऊं। क्या आप जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड आपने मंथली में भरा, अब नेक्स्ट पीरियड आप QRMP में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको समझना होगा, अगर मान लीजिए आपने अप्रैल महीना मंथली ऑप्ट कर लिया, अब आप सोचे कि मैं जून महीने की रिटर्न QRMP में भर दूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचे कि मैं मई के महीने की रिटर्न QRMP में भर दूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि QRMP जो ऑप्शन है वो स्टार्ट होता है आपके क्वार्टर स्टार्टिंग से। तो आपके जो क्वार्टर बने हुए हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, अप्रैल से लेकर जून तक एक क्वार्टर है। तो इसका मतलब अगर आपने अप्रैल में मंथली ले लिया तो अप्रैल मई और जून आपको मंथली ही रहना पड़ेगा। अगर आपने जुलाई महीना मंथली भर दिया तो जुलाई अगस्त सितंबर आपको मंथली रहना ही पड़ेगा। अब आप बीच में थोड़ी चले जाएंगे। हाँ, अगले क्वार्टर के लिए आप क्वार्टरली ले सकते हैं। तो अगर आपने जुलाई में मान लीजिए मंथली ऑप्शन लिया, मंथली ऑप्शन लेने के बाद अब आपकी मजबूरी है कि आप अगस्त और सितंबर मंथली ही निकालेंगे। यस, यू हैव एन ऑप्शन इन द अक्टूबर की आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर को QRMP में रख सकते हैं। ये बात क्लियर है? फिर एक सवाल ये भी उठता है, ये वो सवाल है जो मैंने नोट्स में लिखे नहीं है, बट यस दीज आर द प्रैक्टिकल इश्यूज। एक सवाल ये उठता है, सर मान लीजिए मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ से कम था, 1.5 करोड़ से कम था, क्योंकि पोर्टल 1.5 करोड़ की लिमिट ले रहा है। तो मान लीजिए मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर में 1.5 करोड़ से कम था एंड मैंने QRMP स्कीम ऑप्ट करी
और क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करने के बीच में ही मेरी टर्नओवर गेट एक्सीड्स, मेरी टर्नओवर बाहर चली गई है लिमिट से, तो क्या मैं स्टिल क्यूआरएमपी में बना रहूंगा? द आंसर इज नो, आप क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर आ जाएंगे। नाउ यू विल बिकम मंथली, आप मंथली में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। क्लियर है यहां तक? सो अगेन, क्या क्यूआरएमपी जीएसटीएन वाइज है या पेन वाइज है? तो आंसर इज इट इज अ जीएसटीएन वाइज, नॉट लिंक विद पेन नंबर। अब बात आती है दोस्तों, हम अपने अगले फेज की तरफ चल रहे हैं। क्यूआरएमपी में जो मंथली पेमेंट वाला ऑप्शन है वो क्या है और वो कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या लीगल कॉन्सेप्ट है। तो मैं पहले मंथली पेमेंट का आपको लीगल पार्ट सिखा देता हूं, फिर हम सीधा पोर्टल पर चल के दो चीजें कवर करेंगे, हाउ टू ऑप्ट इन ऑप्ट आउट एंड वेयर इज द ऑप्शन टू चूज द क्यूआरएमपी और एग्जिट द क्यूआरएमपी, एंड साथ के साथ ये जो मंथली पेमेंट है वो हम किस तरह से करते हैं इन द जीएसटीआर 3B, एंड इससे रिलेटेड जितने लीगल प्रोविजन है वो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों पहले तो आप ये समझिएगा, क्यूआरएमपी में सरकार ने रिटर्न के लिए तो बड़ा सेटल प्रोविजन बना दिया। सरकार ने बोला कि इस केस में आप क्या करेंगे, अपनी रिटर्न को क्वार्टरली भरेंगे, 2 बार आप आईएफएफ भरेंगे, देन उसके बाद आप अपनी R1 भरेंगे, उसके बाद आप अपनी 3B भरेंगे, और 3B में आपका पूरे क्वार्टर का टोटल अमाउंट डाल दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपने ऑलरेडी R1 भरी होगी वहां से पॉपुलेट करके 3B में डेटा आएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू विल पे योर लाइबिलिटी। नाउ थिंग इज मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट में सरकार ने यहां पर दो ऑप्शंस आपको बनाकर दिए हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, सरकार ने आपको दो चॉइसेस दी हैं। सरकार कहती है दिस इज ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 2, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप वो ऑप्शन से काम कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको दोनों ही ऑप्शंस बता देता हूं कि दोनों ऑप्शंस क्या है और उसके पीछे के जुड़े हुए लीगल प्रोविजन बता देता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में सरकार कहती है कि देखो भाई, तुम अपना सेल्फ असेसमेंट करो, तुम अपना सेल्फ असेसमेंट करो। इसका मतलब तुम पहले अपना आउटपुट लाइबिलिटी कैलकुलेट करो और उसमें से तुम अपने आईटीसी माइनस करो। मान लीजिए आपकी आउटपुट लाइबिलिटी माइनस आईटीसी, अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपका पॉजिटिव बचे, पॉजिटिव बचे का मतलब ये हो गया कि आपकी आउटपुट लाइबिलिटी है 1000 रुपए और आपके जो इनपुट है वो है 800 रुपए, तो इसका मतलब है कि अब आप सरकार को 200 रुपए और देंगे। तो सरकार कह रही है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाले लोगों, तुम्हारी रिटर्न का तो हमने बता दिया क्या करना है, पेमेंट का हमसे ये सुनो कि अगर तुम सेल्फ असेसमेंट मेथड फॉलो करते हो, अगर तुम्हें सेल्फ असेसमेंट बेसिस अच्छा लगता है, तो उस केस में आप क्या करो, आप अपना आउटपुट लाइबिलिटी कंप्यूट कर लो जो भी निकले पूरे महीने का। अब किसी ने मेरे से ये पूछा कि सर ये क्या केवल B2B का है या B2C का है, तो मैं कहता हूं B2B और B2C दोनों का मिलाकर अपना टोटल लाइबिलिटी कंप्यूट कर लो ड्यूरिंग द मंथ कितनी बनी, देन उसमें से माइनस करो आपके जो आईटीसी हैं, चाहे वो ड्यूरिंग द मंथ के हैं चाहे वो पिछले पड़े हुए आईटीसी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। अगर तो ये डिफरेंस आ जाए पॉजिटिव, पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर इनपुट्स, तो ये लाइबिलिटी आप हमें पे कर दो। अब पे कैसे करना है, देखिए पे करने के लिए तो 3B होती है और 3B तो हम क्वार्टर के आखिरी में ही भरेंगे, वो तो पहले नहीं जाएगी। तो सरकार कह रही है नहीं, इसके लिए 3B भरने की जरूरत नहीं है, इसको पे करने का मतलब है तुम इतने रुपए का चालान बनाकर इसे अपने कैश लेजर में जमा कर दो। इतने रुपए का चालान बनाओ और उसे अपने कैश लेजर में डिपॉजिट करके छोड़ दो। इसका मतलब यह हुआ, मान लीजिए आपकी आईजीएसटी की लाइबिलिटी है, सीजीएसटी की लाइबिलिटी है, एसजीएसटी की लाइबिलिटी है, इसकी 1000 रुपए निकली, इसकी 200 रुपए निकली, इसकी 200 रुपए निकली, तो आप क्या करो 1400 रुपए का चालान बना दो और चालान बनाकर उसको पे कर दो।
पे करने से क्या होगा, आपके बैंक में से पैसे निकल जाएंगे और जीएसटी के कैश लेजर में पैसे ऐड हो जाएंगे। बस हमें इतना सा ही काम करके देना है अगर आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, सेल्फ असेसमेंट बेसिस में आपकी मेहनत है। क्या मेहनत है आपकी? आप ये कैलकुलेट करेंगे पहले कि व्हाट इज माय आउटपुट लायबिलिटी ड्यूरिंग द मंथ एंड व्हाट इज माय आईटीसी, देन डिफरेंस निकालेंगे एंड दैट डिफरेंस इफ पॉजिटिव, इसका मतलब आपकी लायबिलिटी बनी है, देन यू विल हैव टू पे वाया चालान। चालान बनाने का मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि आपकी जेब से पैसा निकल के सरकार के पास चला जाएगा, नहीं, सरकार के पास जाएगा जरूर, लेकिन वो आपके जीएसटी पोर्टल पर कैश लेजर में जाकर बैठ जाएगा। इसका मतलब आपके कैश लेजर में वो बैलेंस आप देख सकते हैं। ये तो हो गया एक मेथड जिसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके बता रहा हूं, फिर मैं आपको वो पॉइंट समझाऊंगा। सपोज करिए अप्रैल का महीना चल रहा था। अप्रैल के महीने में मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्फ असेसमेंट मेथड फॉलो करूंगा। मैंने सेल्फ असेसमेंट बेसिस फॉलो किया। मैंने अपना आउटपुट टैक्स कंप्यूट किया, लेट से 15,000। मैंने अपने आईटीसी कंप्यूट करे, लेट से 10,000। अच्छा, ये जो चीजें हैं वो कैसे चल रही हैं? सब एस्टिमेशंस पर हैं। मतलब मैंने अपनी कैलकुलेशंस करी है और मुझे लगता है मेरा इतना आईटीसी आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो मेरे हाथ में है, एंड आई एम एलिजिबल टू गेट आईटीसी। ये उसके बेसिस पर सारी बातें चल रही हैं। तो मेरी नेट लायबिलिटी निकल के आई 5,000 और मैंने बड़ी ईमानदारी से ये लायबिलिटी पे कर दी है। इसका मतलब मैंने चालान बनाकर पे कर दिया। चलिए, अब आया महीना मई का, नेक्स्ट मंथ आया मई मंथ। मई मंथ में अगेन मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्फ असेसमेंट बेसिस फॉलो करूंगा। तो मेरी आउटपुट लायबिलिटी निकल के आई लेट से 18,000। मैंने अपने आईटीसी कंप्यूट करे, वो निकल के आई लेट से 12,000। तो मेरी लायबिलिटी निकली 6,000 और मैंने इस लायबिलिटी को भी ईमानदारी से पे कर दिया। इसका मतलब मैंने चालान बनाया, चालान बना के कैश लेजर में 6,000 रुपए जमा करवा दिए इन द रिस्पेक्टिव हेड, सीजी, एसजी, आईजी, व्हाटएवर। अब महीना आया है दोस्तों जून का। ध्यान से देखिए जून में क्या होगा। जून महीने में मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करूंगा, लेकिन जब मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करूंगा तो वो केवल जून का नहीं होगा, अब तो वो पूरे क्वार्टर का होगा। और पूरे क्वार्टर में मेरी लायबिलिटी निकल के आई, फॉर एग्जाम्पल मेरी लायबिलिटी है, देखिए 15,000 तो अप्रैल की है, 18,000 मई की है। तो यहां पर मैंने लिखा 15,000, यहां पर मैंने लिखा 18,000, ये अप्रैल का हुआ, ये मई का हुआ, और अब मैं इसमें जून की लायबिलिटी और ऐड करूंगा। अब मैं जून की लायबिलिटी जो ऐड करूंगा, मान के चलिए वो है एग्जाम्पल के लिए 20,000। इसका मतलब मेरी लायबिलिटीज में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मेरी लायबिलिटी जो मैंने पहले कैलकुलेट करी थी, आज भी उतनी ही लायबिलिटी मेरी बनी है। आउटपुट की मैं बात कर रहा हूं। मैंने फिर अपने आईटीसी की कैलकुलेशंस करी एंड अप्रैल महीने में जो मैंने आईटीसी कंसीडर किया था एट द टाइम ऑफ सेल्फ असेसमेंट, वो 10,000 रुपए किया था। तो मैंने यहां पर लिखा 10,000 का मेरा आईटीसी है। फिर मैंने क्या किया, मई के महीने में जो कैलकुलेशन करी थी 12,000 रुपए के आईटीसी की, ये गलती से मेरे से ज्यादा हो गई थी। ये गलती से मेरे से ज्यादा हो गई थी। आई मीन टू से उस समय पर मुझे सही लग रहा था कि 12,000 का मेरा आईटीसी है, बट ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एलिजिबल टू क्लेम द 12,000 रुपीज एज एन आईटीसी। इंस्टेड ऑफ दैट आई वॉज एलिजिबल ओनली फॉर 6,000 रुपीज। तो अब जब मेरा एक्चुअल आईटीसी कंसीडर होगा वो 6,000 रुपए होगा। एक्चुअल आईटीसी जो कंसीडर होगा वो 6,000 रुपए होगा, प्लस जून का अपना आईटीसी आया होगा। तो मान लीजिए जून का आईटीसी है 8,000 रुपए। तो अब मेरी लायबिलिटी कितनी निकल जाएगी ओवरऑल? 5,000 तो यहां निकलेगी, देन 12,000 यहां निकलेगी और 12,000 ही यहां निकलेगी।
अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस लाइबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 आपकी लाइबिलिटी बन रही थी, 5,000 ही आपने हमें पे किए थे। लेकिन इस लाइबिलिटी में इशू है, जो अगली लाइबिलिटी आप देख रहे हैं इसमें इशू है, क्योंकि यहां आपकी लाइबिलिटी बन रही है 12,000, जबकि आपने हमें पे करे हैं केवल और केवल 6,000। तो क्योंकि आपने सेल्फ असेसमेंट करते समय ज्यादा आईटीसी क्लेम किया था, जिसकी वजह से आपने हमें कम पेमेंट का चालान जमा किया था, तो इसलिए सरकार आपसे यह कह रही है कि अब आपको इस 6,000 रुपए पर जो आपने कम पे किया है, शॉर्ट पेमेंट की है, उस 6,000 रुपए पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली इफ आई एम टेलिंग यू, आपने यहां पर जेन्युइनली 6,000 रुपए का कम टैक्स दिया है, तो अब आप यहां पर 6,000 रुपए पर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। अब सवाल उठता है कितने दिन का इंटरेस्ट पे होगा। तो दिन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है जीएसटी में? जिस दिन से आपका डिफॉल्ट स्टार्ट हुआ से लेकर उस दिन तक जिस दिन आपने उसकी पेमेंट कर दी। अब जिस दिन से डिफॉल्ट स्टार्ट हुआ वो दिन मैं आपको बता देता हूं। जो क्यूआरएमपी में आपकी पेमेंट की ड्यू डेट होती है ना दोस्तों, पेमेंट की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब ऐसे समझिए, अप्रैल महीने का सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको पे करना है, तो आप 25 मई तक इसको जमा करेंगे। मई के महीने का सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप जमा करेंगे 25 जून तक, और जून महीने का जो टैक्स होगा, हालांकि वो जून महीने का नहीं होगा, वो पूरे क्वार्टर का होगा, वो टैक्स आप जमा करेंगे अगले महीने की 22 या 24 तक, क्योंकि वो तो 3B में जाएगा। आप मेरी बात समझिए, पहले महीने आईएफएफ है तो उसका टैक्स चालान से पे होगा, दूसरे महीने आईएफएफ है उसका टैक्स चालान से पे होगा, तीसरे महीने आईएफएफ नहीं है, तीसरे महीने तो 3B है, और 3B का जो टैक्स है वो 3B में ही पे होगा। और 3B फाइल करने की डेट मैंने आपको बताई 22 या 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपका डिफॉल्ट हुआ, आपका डिफॉल्ट कहां हुआ? मई का टैक्स कम पे किया आपने, मई के टैक्स में आपको पे करने थे 12,000, बट आपने पे किए कितने? आपने पे किए कितने? 6,000। तो 6,000 रुपए पर आपको टैक्स देना है। कहां से? 26 मई से लेकर। आपका पेमेंट का ड्यू डेट क्या था? सॉरी, मई के टैक्स की ड्यू डेट क्या थी? 26 जून। तो 25 जून थी। 26 जून से लेकर टिल द डेट व्हेन यू आर एक्चुअली पेइंग द टैक्स, वहां तक का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो डिफॉल्ट आपका मई में हुआ था, तो मई का आपने टैक्स कम पे किया, इसका इंटरेस्ट यू विल हैव टू पे from 26th June to the date till you actually made the payment. आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी आपको। सर सपोज करिए अप्रैल में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, अप्रैल में जो मेरी लाइबिलिटी बनी दैट वाज वेरी करेक्ट, मई में भी मेरे से कोई इशू नहीं हुआ है, मई की भी लाइबिलिटी मेरी बिल्कुल सही बनी है। अगर मेरे से गलती जून में होगी तो दोस्त जून में गलती होगी ही नहीं, क्योंकि जून में तो आप एक्चुअली में सही मायने में आप 3B भर रहे हैं, और जब आप 3B भरेंगे तो 3B में तो गलती होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। हाँ, अगर मान लीजिए रहता है बाय एनी चांस, तो जो आपने 3B में अपना कम टैक्स पे किया होगा, कम दिया होगा, वो टैक्स अगले जब भी आप उसको करेक्शन करेंगे वहां तक का इंटरेस्ट आपसे वसूल लिया जाएगा। और वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगी वो होगी या तो 23 से या 25 से। मैं 23 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपकी ड्यू डेट 22 थी तो 22 तक का तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, 23 से स्टार्ट होगा, और अगर आपकी ड्यू डेट 24 थी तो 24 तक का नहीं, 25 से इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, देयर आर टू मेथड, आई हैव डिस्कस सेकेंड मेथड विद यू विच इज द सेल्फ असेसमेंट मेथड, एंड इन दिस मेथड आपको यह कहा जाता है कि आप अपना आउटपुट ईमानदारी से कैलकुलेट करिए, B2B B2C सारे मिलाकर आप अपना इनपुट कैलकुलेट करिए, देन अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता है इट मींस देयर इज अ पेबल सिचुएशन, तो उस पेबल को आप चालान के थ्रू पे कर दीजिए,
बट याद रहे अगर ये पेबल आपने कम पे किया होगा और पूरे क्वार्टर की 3B में हमने ये पाया कि ये कम पे हुआ है तो आपसे इंटरेस्ट वसूला जाएगा। और अगर ज्यादा पे कर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर पे कर रखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा सेकेंड मेथड जो मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर रहा हूं, ऑप्शंस इन पेमेंट ऑफ टैक्स। आइए इससे पहले मैं ये और दिखा दूं आपको, पेमेंट ऑफ टैक्स इन QRMP। So payment due date is 25th of every next month for the first 2 month of the quarter। मैं क्यों कह रहा हूं पहले 2 महीने के लिए, क्योंकि पहले 2 महीने ही IFF होगा, उसके बाद तो फिर सीधा 3B और 1 होगा, तो वहां पर 3B में आप अपना टैक्स पे करेंगे। So the due date of GSTR 3B for the QRMP is 22nd and 24th of the next month of the quarter। तो अप्रैल का टैक्स 25 मई, मई का टैक्स 25 जून और जून का टैक्स 22 जुलाई या 24 जुलाई एज द केस मे बी। एंड हालांकि वो जून का टैक्स नहीं होगा दोस्तों, वो आपका ओवरऑल टैक्स होगा अप्रैल में जून का। क्लियर है यहां तक? ऑप्शन नंबर बी देखिएगा पहले, ऑप्शंस इन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ऑप्शन नंबर बी सेकेंड ऑप्शन, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अ सेल्फ असेसमेंट बेस्ड। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अपना आउटपुट लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, B2B एज वेल एज B2C सब मिलाकर, इवन डेबिट नोट क्रेडिट नोट सब मिला लेंगे ड्यूरिंग द मंथ का। देन उसमें से आप माइनस करेंगे अपने इनपुट टैक्स, चाहे वो करंट मंथ के हैं चाहे वो पुराने पड़े हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन नेट लाइबिलिटी जो आपकी आएगी वो आप कैश में पे कर देंगे। एंड इंटरेस्टिंगली एंड इंपॉर्टेंटली यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर बाय एनी चांस आपकी लाइबिलिटी शॉर्ट पेड निकली, बाय एनी चांस अगर आपकी लाइबिलिटी शॉर्ट पेड निकली तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर दिस मेथड, एंड दैट इंटरेस्ट शैल बी एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। और वो डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा, जहां आपको पेमेंट करनी चाहिए थी बट आपने नहीं करी, एंड कहां तक का डिफॉल्ट, जिस दिन तक आप उसकी पेमेंट कर नहीं देते हैं। तो ये आपका सेल्फ असेसमेंट पेमेंट वाला मेथड रहेगा। अब लोग यहां पर ये कहते हैं कि भाई ये जो सेल्फ असेसमेंट मेथड है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो QRMP में क्यों आया था, मैं QRMP में इसलिए आया था कि मेरा बर्डन कम हो जाए, और ये तो मेरा बर्डन बढ़ गया। जब हर महीने मुझे वर्किंग करनी ही पड़ेगी, हर महीने ये सब काम करूंगा ही मैं, तो फिर मेरे QRMP में आने का फायदा क्या हुआ। सरकार ने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, QRMP में आप क्यों आए थे, क्योंकि आपको बर्डन ना झेलना पड़े, आपकी कंप्लाइंसेस कम हो जाए। और हम अगर आपको ये कहें कि हर महीने आप सेल्फ असेसमेंट करो तो या तो आपके लिए बड़ी दिक्कत है। तो सरकार ने ऑप्शन नंबर 2 बना दिया, मतलब एक दूसरा ऑप्शन बना दिया। हालांकि ऑप्शन नंबर 2 तो सेल्फ असेसमेंट था जो मैंने डिस्कस किया, बट एक दूसरा ऑप्शन बना दिया। उस ऑप्शन में सरकार कहती है कि आप हमें एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स पे कर देना। अब ये फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स क्या चीज है ये समझिए। सरकार कहती है जी आप हमें 35% का टैक्स पे कर देना, मतलब जो भी आपकी लाइबिलिटी है उसका 35% पे कर देना, हमारा काम चल जाएगा। तो पहले महीने 35% दे देना, फिर सेकेंड मंथ आप हमें कितना दे देना, 35% दे देना। तो सरकार के पास कितना आ गया, 70% आ गया। और जब तीसरा महीना आएगा तो तीसरे महीने में तो आप सीधा अपनी GSTR 3B फाइल करोगे। तो GSTR 3B फाइल करते समय जो आपका बैलेंस बचेगा वो हम आपसे ले लेंगे। तो बैलेंस रफली कितना बचेगा, लेट्स से 30% यहां बचेगा, वो हम आपसे ले लेंगे। लेकिन यहां एक कंफ्यूजन है, ये 35% किस अमाउंट का देना है, ये 35% किस अमाउंट का देना है। देखिए पहला ऑप्शन जो मेरा उस महीने का टैक्स है उसका 35% देना है क्या, जी नहीं दोस्तों, ये उसका 35% नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिक है यहां पर, समझिए। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, 35% तो बोल देते हैं 35% किसका, बट ये नहीं पता किस चीज का है। देखिए 35% किसका पे करना है, इसके लिए मैं दो सिचुएशंस अलग अलग लेता हूं। मैं ये कहता हूं सर मैं अपने क्वार्टर 1 की रिटर्न भर के आया अंडर QRMP में।
अब QRMP में जो मैंने अपनी रिटर्न भरी, मैंने अपने क्वार्टर वन की जो रिटर्न QRMP में भरी, उसके अंदर मैंने अपना टैक्स पे किया। और आपको पता है टैक्स की पेमेंट दो तरह से होती है, या तो ITC से होती है या कैश लेजर से होती है। अब सपोज करिए क्वार्टर वन के अंदर मेरी टोटल लाइबिलिटी निकली थी 10,000 रुपए, और उस 10,000 रुपए में से मैंने 6,000 रुपए पे किए थे ITC से और 4,000 रुपए पे किए थे मैंने कैश लेजर से। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने 10,000 की लाइबिलिटी निकाली थी क्वार्टर वन के अंदर। क्वार्टर वन के अंदर जो मेरी लाइबिलिटी निकली, उस 10,000 में से मैंने 6,000 रुपए तो पे किए ITC से और 4,000 रुपए मैंने पे किए कैश लेजर से। अब मैं क्वार्टर टू की पहले महीने की रिटर्न भर रहा हूं, इसका मतलब मैं जुलाई महीने की पेमेंट करने जा रहा हूं। तो मैं अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड फॉलो कर लूं तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो सिंपल सिचुएशन, सेल्फ असेसमेंट है, कैलकुलेट करो अपना आउटपुट, कैलकुलेट करो अपना इनपुट और पे कर दो। लेकिन अगर मैं सेल्फ असेसमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं फिक्स परसेंटेज मेथड ले रहा हूं, तो क्या होगा? तो सरकार कहती है जो अमाउंट आपने क्वार्टर वन में पे किया था, कौन सा? 10,000? जी नहीं, ये है यहां पर ध्यान देने वाली बात। जो अमाउंट आपने क्वार्टर वन में पे किया था इन कैश, उसका 35% आप हमें पेमेंट कर देना जुलाई महीने के लिए। इसका मतलब 4,000 का 35% आप हमें पे कर देना, और जो कि कितना आएगा? ये आएगा 1,400 रुपए। तो ये आप हमें कैश पे कर देना। और याद रहे ये 35% फिक्स है। आप ये नहीं कह सकते अरे सर मेरी लाइबिलिटी इतनी नहीं होती, उतनी नहीं होती, ऐसे नहीं होती, वैसे नहीं होती। सरकार कह रही है अगर तुम्हें ये ऐसे वैसे नहीं है, हाँ है, ये सब करना है, देन ये मेथड ऑप्ट मत करो, देन गो फॉर द सेल्फ असेसमेंट। अगर आपको 35% से तकलीफ है तो सेल्फ असेसमेंट मेथड फॉलो कर लो, हमें कोई एतराज नहीं है। 35% में कोई नेगोशिएशन नहीं है, 35% फिक्स है। और 35% किसका? अगेन आई एम रिपीटिंग, 35% किसका? पिछले क्वार्टर में जो आपने पेमेंट किया है इन कैश। मैं फोकस कर रहा हूं इसी शब्द पे, पिछले क्वार्टर में जो आपने पेमेंट किया है इन कैश, उसका 35% आप पे कर देना इस महीने का। अब महीना आएगा अगला महीना आएगा अगस्त में क्या करना है आपकी मर्जी है। सेल्फ असेसमेंट पे जाना है, सेल्फ असेसमेंट पे चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करना चाहते हैं तो क्या करो, पिछले क्वार्टर में जो आपने पे किया है इन कैश, अगेन कितना? 4,000, उसका 35% हमें और पे कर दो, 1,400 रुपए। अब महीना आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब महीना आएगा सितंबर में आप क्या करोगे? सितंबर में तो आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो चालान से, सितंबर में तो आप 3B फाइल करोगे। और 3B फाइल करते समय क्या होगा? जुलाई का अगस्त का एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा, जुलाई का अगस्त का एक्चुअल ITC आ जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर का तीनों का एक्चुअल ITC, तीनों की एक्चुअल आउटपुट लाइबिलिटी, और तीनों का जो डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी में से 1,400 माइनस जो बची लाइबिलिटी है वो आप पे कर देंगे। अगर पे करनी पड़ी तो पे कर देंगे, और नहीं करनी पड़ी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पैसा भी तो आपके कैश लेजर में ही जाके बैठा है, कहीं और तो गया नहीं है। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि सर मान लो मेरी लाइबिलिटी उतनी ना बनी तो क्या होगा, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्त। आपने 1,400 रुपए सरकार को थोड़ी दे दिए हैं, GST पोर्टल पर आप ही के कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, रिफंड क्लेम कर लेना उसका। एंड रिफंड से मुझे एक बात याद आई, ऐसा मत करना कि अगस्त महीने में आपने सरकार को 1,400 दे दिए, जुलाई महीने में आपने सरकार को 1,400 दे दिए,
अब आप सोच रहे हैं बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश करें कहीं कि मैं सरकार को 1400 रुपए एक दिन जमा करा दूंगा और अगले दिन मैं रिफंड मांगने चला जाऊंगा, सरकार मेरे पैसे वापस दे दो, वापस दे दो। सरकार कह रही है नहीं भाई नहीं, अगर आप QRMP स्कीम में रहेंगे तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने क्वार्टर की रिटर्न भर नहीं देते हैं, वरना तो बड़ी ड्रामेटिकल सिचुएशन हो जाएगी ना मेरे दोस्त। समझो, एक व्यक्ति क्या करेगा, जुलाई में अपने पेमेंट की टैक्स की पेमेंट कर देगा। उसने एक तरफ अपनी कंप्लाइंस पूरी कर दी ये कह के देखो साहब मैंने अपना टैक्स पे कर दिया फिक्स परसेंटेज मेथड में 35%, और अगले ही दिन जाके कहेगा सरकार मेरा रिफंड दे दो। सरकार कहेगी भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में हैं तो मैं आपको कैश लेजर का रिफंड नहीं दे सकता जब तक कि आपके उस क्वार्टर की रिटर्न पूरी ना हो जाए। तो वो क्वार्टर की रिटर्न पूरी कर दो, आप मेरे से रिफंड ले लो। तो ये एक पॉइंट बीच में मेरे को याद आया इसलिए मैंने कवर कर लिया, हालांकि ये मेरे फंड में भी आपको बताता। तो ये सिचुएशन यहां पर रहती है कि पहले महीने का 35% आप पे कर दो। 35% किसका पे करना है, तो जो आपका पिछला क्वार्टर था उस क्वार्टर में जो आपने कैश लेजर से पेमेंट करी थी उसका 35% आप फर्स्ट मंथ पे करो, सेम सेकेंड मंथ पे कर दो, और थर्ड मंथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड मंथ में तो आप एक्चुअल 3B भरोगे ही, तो उसमें जो आपकी लाइबिलिटी बनेगी वो हम आपसे ले लेंगे, और अगर नहीं बनी तो आपके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है रिफंड मांग लो। अब यहां पर एक पॉइंट समझना, सर मान लो ये 1400 रुपए मैंने पे किया, ये मैंने 1400 पे किया, बट बाय एनी चांस मेरी लाइबिलिटी ज्यादा बन गई। ऐसा हो सकता है ना कि मेरी लाइबिलिटी ज्यादा बन जाए, क्योंकि मैंने तो यहां एक्चुअल कुछ कैलकुलेट किया ही नहीं है। मैंने जुलाई महीने में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने जुलाई महीने में तो एक्चुअली में कुछ कैलकुलेट किया ही नहीं है। मेरी सेल कितनी रही, मेरे ITC कितने रहे, ये तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने तो क्या किया, मैंने पिछले क्वार्टर में जो मैंने पेमेंट करी है कैश लेजर से उसका 35% ले लिया। अब मान के चलिए इन द Q1 मैंने कैश पेमेंट करी थी 4000, लेकिन इस समय मेरी लाइबिलिटी निकल के आती है मान लीजिए 20,000। अब मैं तो पे कर रहा हूं केवल 35% विच इज 1400, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है 20,000 पे करने की। तो क्या अब मेरे से सरकार इंटरेस्ट मांगेगी? सरकार कह रही है नहीं भाई, ध्यान से सुनो, 35% आपने नहीं हमने बोला था, सरकार ने बोला था 35% पे कर दो। तो जब सरकार कह रही है 35% पे कर दो, तो सरकार कह रही है इस केस में हम आपसे इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे। सरकार कह रही है अगर आप फिक्स परसेंटेज मेथड फॉलो करेंगे जहां पर आप हमें 35% की पेमेंट कर रहे हैं पहले महीने, 35% की पेमेंट कर रहे हैं अगले महीने, और तीसरे महीने में तो आप अपना नेट पे कर ही रहे हैं, तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल इन द पेमेंट ऑफ टैक्स इन द प्रीसीडिंग 2 मंथ। तो अगर अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, या जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, या उधर से अक्टूबर नवंबर के महीने में, या जनवरी फरवरी के महीने में अगर आपका टैक्स कम पे हुआ होगा तो भी हम आपसे इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो। देखिएगा अब ये वाला मेथड, इस मेथड में क्या होगा, फिक्स सम मेथड आप पे करेंगे, कितना, 35%। 35% किसका है, तो 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश, अंडरलाइन करिएगा, टैक्स पेड इन कैश। कहां पर, इन द लास्ट क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर में आपने पे किया होगा। लेकिन सर एक बात बताओ, सपोज करो मैंने पहले मंथली रिटर्न भरी अप्रैल, मई और जून, ये मैंने मंथली रिटर्न भरी। अब ऑब्वियसली अप्रैल अगर मंथली भरा है तो मई भी मंथली जाएगा, एंड ऑब्वियसली जून भी मंथली जाएगा। अब मैं Q2 को QRMP रखना चाहता हूं, मैंने Q2 में QRMP ले लिया। अब Q2 के जुलाई महीने की मुझे पेमेंट करनी है, मैं जानता हूं 35% पेमेंट करनी है, लेकिन 35% ऑफ किसका, 35% किसका, अभी आपने बोला, मैंने बोला आपको पिछले क्वार्टर में जो आपने कैश लेजर से पे किया है उसका 35, लेकिन सर पिछला तो क्वार्टर मैंने
क्यूआरएमपी में भरा ही नहीं था, पिछला क्वार्टर तो मैंने मंथली भरा था। तो ऐसे में क्या होगा, ये जून महीने का जो आपने कैश लेजर से पे किया होगा उसका 35% उठा लाएगा। आप मेरी बात समझिए, एक क्वार्टर के किसी एक महीने की पेमेंट करते समय 35% किसका कैलकुलेट होगा, तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है। अगर पिछली फ्रीक्वेंसी आपकी मंथली थी तो उस क्वार्टर का जो आखिरी महीना था उस वाले मंथ की कैश पेमेंट का 35% इस महीने की आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। और अगर पिछले क्वार्टर की फ्रीक्वेंसी क्यूआरएमपी थी तो ओवरऑल क्वार्टर में जो आपने कैश लेजर से पेमेंट किया होगा फाइनल, उसका 35% उठा लाएगा। देखिए, 35% of the tax paid in cash in the last quarter if last return was QRMP, or last month if last return was monthly। अगर पिछली रिटर्न आपकी मंथली है तो मंथली उठा लाएगा, अदरवाइज क्वार्टरली वाले का टोटल। एंड इंटरेस्टिंगली, नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज अंडर दिस मेथड। हम आपसे इंटरेस्ट की डिमांड नहीं करेंगे इस मेथड के अंदर। इसका मतलब आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं मांगा जाएगा अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं, एंड इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल इन द पेमेंट ऑफ टैक्स। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी गलती है ही नहीं। हमने तो 35% कैलकुलेट करवाया, जो हमने बोला उतने का आपने दे दिया, तो फिर हम किस बात का इंटरेस्ट आपसे मांगे। एक सवाल यहां उठता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, सर क्या ऐसा हो सकता है अप्रैल महीने में मैं 35% पे कर दूं, फिर मई के महीने में मैं सेल्फ असेसमेंट फॉलो कर लूं? यस, ऐसा हो सकता है। आप एक पर्टिकुलर महीने में फिक्स परसेंटेज फॉलो कर सकते हैं और एक दूसरे किसी महीने में जाकर आप अपनी चॉइस बदल के सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मई के महीने में, सॉरी अप्रैल के महीने में मैं सेल्फ असेसमेंट में था और मई के महीने में मैं 35% पर आ जाऊं? जी हां, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब यू में स्विच बिटवीन सेल्फ असेसमेंट टू फिक्स परसेंटेज और फिक्स परसेंटेज टू सेल्फ असेसमेंट बिटवीन 2 मंथ्स। एक महीना इसमें, दूसरा महीना इसमें, या एक महीना इस मेथड में, दूसरा महीना दूसरे मेथड में आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। So these are the two options under QRMP, and that's all about the QRMP. Now only one thing is remaining, which is the portal part. पोर्टल पर चल के देखते हैं पोर्टल पर किस तरह से QRMP ऑप्ट आउट ऑप्ट इन होती है, ऑप्शंस कहाँ मिलते हैं आपको, और उसका फिर पेमेंट कैसे होता है। तो वो सारी चीजें अब हम पोर्टल पर देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये मैं आ गया हूँ जीएसटी पोर्टल पर। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे तो ये पर्सन ऑलरेडी QRMP स्कीम में चल रहा है, बट स्टिल ये अगर ऑप्ट आउट करना चाहता है या ऑप्ट इन करना चाहता है तो कैसे ये अपने आप को ऑप्ट आउट ऑप्ट इन करेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप देखेंगे सर्विसेज में आपको एक रिटर्न्स का ऑप्शन दिखेगा। रिटर्न्स में आपको सबसे नीचे यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। इसी के अंदर आपको ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन दिख जाता है। तो इसमें जब आप आएंगे तो फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है तो इसको हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमें यह पता चलता है कि यहां पर ये पर्सन जो कि अभी चल रहा है पीरियड, दैट इज द Q3, दिसंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसने अपने आप को क्वार्टरली स्कीम में रखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अक्टूबर महीने की रिटर्न QRMP में, इसका मतलब IFF भरेगा, नवंबर का IFF भरेगा और दिसंबर की नॉर्मल GST R1 और 3B फाइल करेगा। हालांकि इसकी जो ड्यू डेट होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं अक्टूबर का IFF 13 नवंबर, नवंबर का IFF 13 दिसंबर, और फाइनली GSTR 3B दैट इज द मंथ, GSTR 1 दैट इज द मंथ 3 दिसंबर मंथ, तो उसकी ड्यू डेट हो गई है 13 जनवरी। यहां पर इन दोनों ऑप्शंस को NA लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर 3B भरी नहीं जाएगी। 3B भरने की इसकी डेट है वो 24 जनवरी दी गई है। इसका मतलब ये जो दिल्ली है, दिल्ली 24 तारीख की ब्रैकेट में आती है, ये समझ सकते हैं आप। अब यहां पर Q4 के लिए इसके पास ऑप्शन है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं दीज आर द 2 ऑप्शंस ओपन। मैं अगर अपने आप को मंथली में ले जाना चाहता हूं तो मैं मंथली में ले जा सकता हूं। अगर मैं अपने आप को क्वार्टरली में रखना चाहता हूं तो मैं क्वार्टरली में रह सकता हूं।
यहां पर एक बात और समझिए, मान लीजिए अगर आप ये बताना भूल जाते हैं कि मैं किस में जाना चाहता हूं, तो आप बाय डिफॉल्ट उसमें रहेंगे जिसमें आप पहले चल रहे थे। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैं Q4 के लिए अगर अपनी चॉइस ना बताऊं, तो अगर यहां पर मैं अपनी चॉइस ना बताऊं कि मैं किस में जाना चाहता हूं, मंथली या क्वार्टरली, तो पोर्टल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट मुझे क्वार्टरली में ही रखेगा बेस्ड ऑन माय प्रीवियस चॉइस। अगर मैं ऑलरेडी मंथली में चल रहा हूं और मैं ना बताऊं कि मैं किस में जाना चाहता हूं फॉर अ नेक्स्ट क्वार्टर, तो बाय डिफॉल्ट मैं मंथली में ही रहूंगा, क्योंकि मेरी पहली जो चॉइस, पुरानी जो चॉइस चल रही थी वो मंथली चल रही थी। हालांकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो बाकी कंडीशंस है लॉ वाली वो मेरी फुलफिल होती हैं टू गो इनटू द QRMP। तो इस तरह से आप यहां पर ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट जो भी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। अब देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये समय निकल चुका है। इसका मतलब मैं जनवरी फरवरी मार्च के लिए मंथली या QRMP में अगर अपने को स्विच करना चाहता हूं, तो वो 1 नवंबर से 31 जनवरी 2024 के बीच में ही मेरे को ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब 31 जनवरी 2024 इज द लास्ट डेट वेयर आई कैन से कि मैं कहां जाना चाहता हूं। उसके हिसाब से ये ऑप्शंस मेरे को मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शन कैसे मिलेंगे ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सभी चारों क्वार्टर अलग अलग सेपरेटली हैं। अर्लियर आई वॉज इन मंथली, देन आई वॉज इन क्वार्टरली, देन अगेन आई वॉज इन क्वार्टरली, एंड नेक्स्ट क्वार्टर में अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली में ही रह जाऊंगा। सो दैट इज द टोटल प्रोसेस ऑफ ऑप्टिंग आउट एंड ऑप्टिंग इन द QRMP स्कीम। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम बात करते हैं कि चालान कैसे पे होता है। दोनों ही ऑप्शंस में आपको दिखा रहा हूं। अगर फिक्स परसेंटेज मेथड आप लेते हैं तो, और अगर आप सेल्फ असेसमेंट लेते हैं तो। देखिए सेल्फ असेसमेंट अगर आप लेते हैं तो वहां तो आपको कोई परेशानी है ही नहीं। इनफैक्ट दोनों ही मेथड में परेशानी नहीं है। सेल्फ असेसमेंट में बस आपको वर्किंग करनी है, और नॉर्मल जैसे आपने चालान अब तक बनाने सीखे थे वैसे बिल्कुल इसका चालान बनेगा। और अगर फिक्स परसेंटेज मेथड लेते हैं तो ऑप्शन थोड़े से दूसरे हो जाते हैं। तो मैं पहले आपको बता रहा हूं सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे चालान कैसे बनेगा। आप जाएंगे सर्विसेज में, सर्विसेज में जाने के बाद आप जाएंगे पेमेंट, पेमेंट में जाएंगे आप क्रिएट चालान। क्रिएट चालान में दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे पूछेगा विच फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर विच पीरियड यू वांट टू पे। फॉर लेट्स से मैं 2023-24 का अक्टूबर महीने का टैक्स पे करना चाहता हूं। तो फिर अगेन यहां पर आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, चालान ऑन अ सेल्फ असेसमेंट बेसिस या 35% चालान। तो अभी मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूं सेल्फ असेसमेंट, तो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे इसको, देन क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप अपना डिजायर्ड एंड रिक्वायर्ड अमाउंट जहां पर भी आपको पेमेंट करनी है वो पेमेंट लिखेंगे। लेट से मुझे टैक्स में CGST में 500 रुपए पे करने हैं, IGST में मुझे 2000 रुपए पे करने हैं, SGST में मुझे 600 रुपए पे करने हैं। तो ये टोटल 3100 रुपए का मेरा चालान यहाँ बन जाएगा। ई पेमेंट पर जाऊंगा, ई पेमेंट पर जाने के बाद जनरेट चालान पर क्लिक करूंगा तो मेरा एक चालान क्रिएट हो जाएगा, और इस चालान को देन आई कैन पे। और ये पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, आपके कैश लेजर में ही जाकर जमा हो जाएगा। तो ये तो हो गया सेल्फ असेसमेंट में मेथड का चालान कैसे बनेगा। अब बात करते हैं अगर मुझे 35% पे करना होगा तो। दोस्तों इससे ज्यादा आसान कोई चालान नहीं हो सकता। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसका कारण सुनिए। 35% वाले की मैं बात बोल रहा हूं। जब आप 35% की बात करते हैं तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा 35% किसका कैलकुलेट हो रहा है। तो जो पिछले क्वार्टर में QRMP स्कीम रही है तो पूरे क्वार्टर का जो पेमेंट आपने किया होगा इन द कैश लेजर, फ्रॉम द कैश लेजर, उसका 35%। और अगर पिछला क्वार्टर आपका QRMP में नहीं मंथली में रहा है तो लास्ट मंथ में जो आपने पेमेंट की होगी उस पेमेंट की होगी कैश लेजर से, उसका 35%। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैंने पिछले क्वार्टर में कितना पे किया है कैश लेजर से। ये दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोर्टल आपके लिए सब कुछ करके देगा। पोर्टल कह रहा है आप एक बार चालान बनाओ तो सही, मैं सब भर के दे दूंगा आपको। देखिए क्रिएट चालान पर जाइए, यहां पर सेलेक्ट करिए मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न के बाद सेलेक्ट करिए मंथ, देन क्लिक करिए 35% ऑफ चालान। जैसे ही आप 35% ऑफ चालान पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड पर जाते हैं, तो यहां पर इस केस में तो ये बोल रहा है कि आपका पिछले क्वार्टर में कोई लाइबिलिटी नहीं गया है,
इसलिए मैं 35% कैसे निकालूं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूं, हालांकि इस लॉगिन के अंदर ऐसी सिचुएशन बनी नहीं, बट पोर्टल क्या करेगा ना दोस्तों, अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा अमाउंट। इसका मतलब पिछले क्वार्टर में या पिछले महीने में, मतलब उस अगर वो क्वार्टरली ना रही हो, मंथली रही हो, तो पिछले क्वार्टर की ओवरऑल लाइबिलिटी में जो कैश लेजर से पे हुई लाइबिलिटी होगी उसका 35% रिस्पेक्टिव हेड के अंदर सीजी एसजी आईजी वो आपको अमाउंट कैलकुलेट करके खुद ब खुद दे देगा। इसका मतलब मेरा कहने का यह है कि जब आप 35% चालान मेथड फॉलो करेंगे तो देयर इज नो नीड, इवन ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, नीड तो बहुत बाद की बात है दोस्तों, ऑप्शन ही नहीं आएगा कि आप मैन्युअली कुछ अमाउंट एंटर करें। वो अपने आप कैलकुलेशंस करके ले आएगा, जो भी आपने लास्ट क्वार्टर में कैश लेजर से पे किया होगा उसका 35% उठाकर वो यहां कैलकुलेट करके आपको दे देगा। सिंपल चालान बनाइए और टेंशन फ्री हो जाइए। इस केस में क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण है लास्ट क्वार्टर में हमने कुछ भी अमाउंट नहीं पे किया था कैश लेजर से। जब पे ही नहीं किया था तो उसका 35% क्या निकाल के लाएगा, जीरो। जीरो लाएगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता चालान बनाने का। तो ऐसे में यहां पर कुछ नहीं आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है आपका चालान बनाने का इन द QRMP। दोस्तों इस पूरे डिस्कशन के साथ आई कैन कंक्लूड कि मेरा QRMP का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। बट स्टिल फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप और कॉल एज द केस में बी। आई विल डेफिनेटली एंड हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज रिलेटिंग टू दिस टॉपिक। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपसे फिर मुलाकात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही रखता हूं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।